जब चुनाव कहीं होता है, चुनाव वर्ष जो होता है, उसमें इस तरह के विकास कार्यों की घोषणाएं होती हैं। कुछ पिछले कार्य जो हुए रहते हैं उनका लोकार्पण भी होता है, और आगे जो कार्य होते हैं उसका आप उसकी आधारशिला रखते हैं। देखिए, ये विकास का जो काम है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसको चुनाव से लेके नहीं जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। तो रोजगार के लिए भी जब से ये पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी एनडीए की सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 100% रोजगार को पाने का लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन 100% होना मुश्किल है। जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ भी बेरोजगारी की बातें होती हैं, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें होती हैं, वहाँ से भी लोग कहीं न कहीं जाते हैं। अब पंजाब सबसे विकसित राज्य है, मैंने पिछली बार भी बोला था कि पंजाब से भी लोग बाहर जाते हैं, तो पलायन नहीं करते हैं। उच्च शिक्षा, अच्छे रोजगार 2014 से लेकर के, और ये जब हमारी सरकार 2005 से जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, आज 2025 चल रहा है। अब हर सेक्टर में ट्रिमेंडस विकास हुआ है। अगर उसको काउंटिंग में किया जाए तो आपके डिबेट में उतना समय नहीं है जो हम एक एक पहलू को विश्लेषण करके बता सकते हैं, लेकिन मौखिक तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जो बल्क में बहाली हुआ है, हर सेक्टर्स में बहाली हुआ है। रोड कम्युनिकेशन का दृष्टि से जहां आप देखते होंगे कि गली गली जो है सो रोड्स की सुविधा, आने जाने कम्युनिकेशन की सुविधा। जो अभी रोजगार की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, तो कौन काम करेगा? जो भी करेंगे या नहीं करेंगे तो उन्हीं को जाएगा श्रेय। जनता तो सब देख रही है। हमारे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण प्रसाद जी ने ठीक ही बताया। बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी के आने से और रोड शो करने से बिहार को कुछ मिला नहीं। बिहार में चुनाव है इसलिए आते जाते रहे हैं, इस तरह की घोषणा हो रही है, और फिर बाद में कहेंगे ये जुमला था। इनका तो अंत में बोल देते हैं कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला में ही बिहार में ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिहार का विकास करना रहता, रोजगार पैदा करना रहता, तो सारा चीज़ गुजरात में लेके चले गए। साल में 2 बार हम गुजरात जाते हैं, गुजरात के विकास को भी हमने देखा है। और हम 40 MP बिहार से देते हैं, और उनका तो मात्र 33 MP है गुजरात का, वो राज करते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और वो साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर तक होने की संभावना है, और इस वजह से अभी सबका ध्यान जो है वो बिहार चुनाव की तरफ है। और उसमें भी विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो ध्यान कुछ ज़्यादा ही खिंच जाता है, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसकी घोषणा एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से की थी, और अभी जब दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि जो मैंने घोषणा की थी वो पूरा किया, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा कर देते हैं। और इसी तरह से उन्होंने कुछ सौगात भी हमारे कुछ ज़िलों को दिए हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेष मेहमानों को आज आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, हमारे साथ हैं अमिताभ जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, साथ में हैं रामलला ठाकुर जी जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, साथ में हैं इंजीनियर शिवनंदन शाह जी जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, और वीरेंद्र राय जी जो कि जन स्वराज के वरिष्ठ नेता हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के तरफ से ही, और यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का विजिट हुआ और उन्होंने कुछ सौगात बिहार को दिए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ एक परिपाटी बन गई है, और ये हाल के वर्षों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जब चुनाव कहीं होता है, चुनाव वर्ष जो होता है, उसमें इस तरह के विकास कार्यों की घोषणाएं होती हैं। कुछ पिछले कार्य जो हुए रहते हैं उनका लोकार्पण भी होता है, और आगे जो कार्य होते हैं उसका आप उसकी आधारशिला रखते हैं। देखिए, ये विकास का जो काम है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है,
और इसको चुनाव से लेके नहीं जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, खास करके जो लोग सत्ता में रहते हैं, जैसे कांग्रेस सत्ता में रहने वाली है, क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में रहने वाली हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता में रहती है, तो ये सब लोगों का करीब करीब एक ही चलन है कि जब चुनाव आएगा तो ये लोग जनता के बीच में जाकर और इसकी इस तरह की घोषणाएं करते हैं। ये तो एक बात, एक पक्ष हुआ। लेकिन जो प्रधानमंत्री कल आए और 48,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई है, वो निश्चित रूप से उसमें 2-3 जो घोषणाएं हैं वो स्वागत योग्य है। क्योंकि हम लोग पटना जाते हैं और पटना रेलवे स्टेशन में जो कंजेशन है तो उसमें और जो भीड़ वहाँ होती है उससे मन विचलित हो जाता है। तो ये जो हार्डिंग पार्क में जो एकदम मॉडर्न स्टेशन जो बनाया जा रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और उसको जोड़ा जा रहा है एलिवेटेड ये से पटना जंक्शन के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा और उसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उसमें रहेंगी। तो एक तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि हम लोग जब एयरपोर्ट पर जाते थे तो हम लोग को बहुत एक क्षुब्ध हो जाते थे हम लोग पटना एयरपोर्ट को देख के। जो जयप्रकाश नारायण इतने बड़े हम लोगों के राजनेता हैं, उनके नाम पर वो एयरपोर्ट है, तो बहुत स्थिति ख़राब थी। हमको तो लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी, मैं मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पर मुझको जाने का मौका मिला है, लेकिन वैसा तो अब जो एयरपोर्ट बना है वहाँ पर, जिसका लोकार्पण उस दिन हुआ, वो अब वर्ल्ड क्लास हो गया है। अभी तो एक ही अभी स्टार्ट हुआ है, 5 उसको बनना है। ये पहले से चला आ रहा था और उसी तरह से बिहटा में जो आप बना रहे हैं, जिसमें कि चूँकि इसमें भी पैसेंजर जो है वो करीब करीब 1 करोड़ पैसेंजर अब 1 वर्ष में आएंगे यहाँ पर पटना वाले में, और उसी तरह से बिहटा को आप बड़ा करके और वहाँ जो सिविलियन एयरपोर्ट का जो निर्माण किया जा रहा है तो वो भी बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छा होगा। और जो बाकी जो 4 लेन्स वगैरह है, गंगा पर जो ब्रिज बनाने की बात हो रही है, तो सब तो बहुत आवश्यक है और उसके अनुसार काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अमिताभ जी की तरफ, और आपसे भी यही जानना चाहेंगे, यहाँ तक कि हर चीज़ को देखा जाता है चुनाव से जोड़ करके, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भी बार बार मीडिया चैनल्स यही कह रहे हैं कि महिला वोटरों को साध लिया बीजेपी ने, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, महिला वोटरों को साध लिया यह कहना उनका है, लेकिन अगर हमने महिलाओं के मांग की सिंदूर की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाया, हमने जो आतंकी लोगों ने हमारे 26 बहनों को, माताओं को का मांग का सिंदूर छीना, अगर हमने उस पर कुठाराघात किया उन आतंकवादियों को 9 जगह अटैक करके, तो इसमें ये कौन सी, ये तो हमारा धर्म था। प्रधानमंत्री ने इसी बिहार की धरती से, मधुबनी से घोषणा की थी कि हम अंतिम छोर तक उनको छोड़ेंगे नहीं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, जिसमें ऑपरेशन हुआ, जिसमें हम लोगों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ने का पुरजोर प्रयास किया। तो उन्होंने परसों की कल की सभा में ये बोला कि भाई हम उस राम को फॉलो करते हैं जिनका ये मोटो था, जिनका ये वचन था कि प्राण न जाए पर वचन न जाए। तो हमने उन माताओं, बहनों से, बेटियों से जो वचन दिया कि हम उनकी सिंदूर की रक्षा करेंगे, उसको पूरा किए। इसमें भी कोई किसी को राजनीति नज़र आती हो या वोट बैंक की बात आती हो, तो अगर हम अच्छा करेंगे और हमारे जो जनता है, हम लोग अगर उससे सहमत होते हैं, खुश होते हैं, सरकार हमारे एजेंडे पे काम करती है, तो वोट तो स्वतः बढ़ता है। लेकिन वोट के लिए इतना बड़ा काम तो नहीं किया जा सकता ना। ये हमारे माता बहनों की सिंदूर की रक्षा थी, ये राष्ट्रीय अस्मिता की बात थी। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट करते हैं, उनको दंडित करना भी हमारा काम था, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसको किसी वोट बैंक और चुनाव से नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। अब जदयू के रामलला ठाकुर जी आपके पास बढ़ते हैं। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार में जो प्रगति है, विकास की प्रगति हम तेज़ी से देख रहे हैं, लेकिन हर प्रगति को चुनाव से जोड़ा जाता है, और अभी तो जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार को धन्यवाद।
जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन उठाए कि ये चुनाव से मुद्दा जोड़ करके देखा जाता है, तो आप विश्लेषण कीजिए कि 2014 से लेकर के और ये जब हमारी सरकार 2005 से जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, आज 2025 चल रहा है, आप हर सेक्टर में ट्रिमेंडस विकास हुआ है। अगर उसको काउंटिंग में किया जाए तो आपके डिबेट में उतना समय नहीं है जो हम एक एक पहलू को विश्लेषण करके बता सकते हैं, लेकिन मौखिक तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जो बल्क में बहाली हुआ है, हर सेक्टर्स में बहाली हुआ है। रोड कम्युनिकेशन का दृष्टि से जहां आप देखते होंगे कि गली गली जो है सो रोड्स की सुविधा, आने जाने कम्युनिकेशन की सुविधा, आज जो है बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है तो रूरल से रूरल एरिया में बच्चियों के लिए साइकिल योजना, लड़कों के लिए भी सुख सुविधा, ड्रेस का योजना, उसके साथ साथ जो आज आत्मनिर्भर महिला हैं, जो जीविका का जो बहुत सारा पहलू है जो आपको गांव समाज में देखने के लिए मिलता है, जो बल्क में आज महिला स्वावलंबी हुई है अपने जीविका के बदौलत राष्ट्र समृद्धि में, राज्य की समृद्धि में, और ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाता है, जो 2005 से लेकर के 2025 का जो पहलू है, जो विकास का जो है, वह कहीं माने एक समझिए जो क्लाइमेक्स में है, जो देखने योग्य है और समझने योग्य है, और आप भी भली भांति इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन विपक्षी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, वो तो आलोचना करके ही अपना ज़मीन को तैयार करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सरकार पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, निरोग है, और उसकी विकास का पहलू क्रमबद्ध रूप में चलता रहेगा। और 25 के बाद 30 तक भी हम स्टैंड हैं, एनडीए मजबूत है, और उसका जीता जागता प्रमाण आए दिन आपको देखने को मिल रहा है। राजद के इंजीनियर शिवनंदन शाह जी आपके पास बढ़ते हैं। पक्ष कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, हमें चुनाव नहीं चाहिए, महिलाओं को हम बहुत रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन युवा जो हैं रोज़गार की मार अभी भी वो झेल रहे हैं। और तेजस्वी यादव अक्सर आवाज़ उठाते हैं युवाओं के रोज़गार से जुड़ी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल व्यूअर्स को हमारा नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे स्टेट से और मुजफ्फरपुर से जुड़ी समस्याओं या राजनीतिक परिचर्चा के लिए हम लोग को बुलाते हैं, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जो अभी रोज़गार की बात कह रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, तो कौन काम करेगा? जो भी करेंगे या नहीं करेंगे तो उन्हीं को जाएगा श्रेय। जनता तो सब देख रही है। हमारे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण प्रसाद जी ने ठीक ही बताया, बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी के आने से और रोड शो करने से बिहार को कुछ मिला नहीं। मुझे जहाँ तक है, कुछ सुविधाएं जो मिलनी थी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से, जैसे एक नया टर्मिनल का जो उद्घाटन किए, जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए गौरव की भी बात है और सुविधा की भी बात है। और बीटा में भी 14,000 करोड़ की एक योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सब धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार के लिए ये, बिहार की जनता के लिए सुविधाजनक है। हमारे तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 20 में चुनाव के पहले ये घोषणा किए थे कि मैं अपने पहले कलम से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो हम इतनी नौकरियां देंगे, तो युवाओं को हम रोजगार से जोड़ेंगे, उनके परिवार का जीवन स्तर को हम ऊंचा करेंगे। और अभी फिलहाल उन्होंने माँ बहन योजनाओं की घोषणा की कि हमारी सरकार बने तो भाई इतनी इतनी राशि सभी को देंगे। उनका विजन स्पष्ट है, युवाओं के प्रति उनकी संवेदना है, युवाओं की जो हालात है, जो माइग्रेट कर रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्होंने एक कदम उठाया है। और जब नीतीश कुमार जी की साझा सरकार में डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने पहल कर करके 5 लाख नौकरियां देने का काम किया, जबकि उसी समय नीतीश कुमार कहा करते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने घर से लाएगा, या उससे भी बढ़ के ऊपर बात बोले थे कि अपने बाप के घर से लाएगा। इस तरह से बात बोला करते थे। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद का ही ये विचार जो नीतीश कुमार को अपनाना पड़ रहा है कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमारी सरकार
काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। और रामलला जी जैसा अभी बताए आपको, अपनी सरकार की स्वास्थ्य के बारे में लोगों को विश्वास जताना शुरू कर दिया है कि इनकी सरकार की स्वास्थ्य किस स्थिति में है। जी 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 आगे बढ़ते हैं जन स्वराज से वीरेंद्र राय जी आपके पास। और जन स्वराज से जो हैं वो हमेशा यही बात आती है कि अब की बार वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए। और जाहिर सी बात है, बच्चे यानी कि बिहार के युवा, और नौकरी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या कहेंगे, आपकी प्रधानमंत्री का विजिट और युवाओं की नौकरी से कुछ संबंध दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री जी तो शुरू में ही कहे थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10-12 साल से हैं तो 24 से 25 करोड़ लोगों को नौकरी हो जाना चाहिए था। और नहीं तो ये बिहार में चुनाव है इसलिए आते जाते रहे हैं, इस तरह की घोषणा हो रही है। और फिर बाद में कहेंगे ये जुमला था। इनका तो अंत में बोल देते हैं कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला में ही बिहार में ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिहार का विकास करना रहता, रोजगार पैदा करना रहता तो सारा चीज़ गुजरात में लेके चले गए। साल में 2 बार हम गुजरात जाते हैं, गुजरात के विकास को भी हमने देखा है। और हम 40 MP बिहार से देते हैं और उनका तो मात्र 33 MP है गुजरात का। वो राज करते हैं और सारा फंड देश का गुजरात में लगा दिए, इंडस्ट्री लगा दिए। बिहार में कितना इंडस्ट्री लगाए 14-15 साल में। और 35 साल से ये सामाजिक न्याय के लोगों की सरकार है। नीतीश जी की, लालू जी की, राबड़ी जी की और अन्य लोगों की सरकार रही है। इतना दिन से रोजगार का पिटारा कहाँ बंद करके रखे थे। 60 साल मेरा उम्र हो गया, 40 साल पहले, 35 साल पहले हम लोग भी नौकरी करने के योग्य थे, उच्च शिक्षा लेके बैठे थे। हम लोगों का भी अरमान था कि हम शिक्षक बनते, प्रोफेसर बनते और अन्य चीज़ों में जाते। तो उस समय नौकरी का पिटारा नहीं खोल रहे थे। और अब जब चुनाव का समय आया है तो प्रतिदिन सब विभाग में बहाली हो रही है। और यही लोग बोलते थे कि कह रहे हैं कि बहाली तेज है, ये आप कह रहे हैं? बहाली तेज कहाँ है? अब जहाँ 10,000 बहाली है वहाँ 200 करते हैं, 100 करते हैं। गांधी मैदान में बांट के मीडिया को दिखाते हैं कि हम बहाली कर रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ दूर हुई है? प्रधानमंत्री जी आते हैं, ट्रेन खोलते हैं मजदूर को भेजने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक कि बिहार मजदूर रेल पर चढ़ के उनके राज्य में जाए और दूसरे राज्य को अपना श्रम का संसाधन खर्च करके और दूसरे राज्य को चमकाए। यही तो बिहार की दशा है। इस मुद्दे का जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह आपके पास वापस आते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आना तो होता है, विकास की परियोजना तो होती है, लेकिन जो बिहार की मूल समस्या है युवाओं का पलायन और नौकरी, उसके ऊपर क्या? देखिए, ऐसा है कि पलायन तो पूरी दुनिया में होता रहता है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और वहाँ पर स्थिति ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो अब कुछ दिनों में उनकी संख्या वहाँ के जो यूरोपियंस जो हैं उनसे ज़्यादा हो जाने की संभावना है। चीनी भाषा जो है वहाँ की सेकेंड लैंग्वेज बन चुकी है, उसकी पढ़ाई अब स्कूलों में होती है, इसलिए कि इतने चाइनीज़ बच्चे आ गए हुए हैं कि उनका दबाव था कि हमारी भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए। तो पलायन तो हर जगह है वो, और लेकिन ये एक चिंता का विषय ज़रूर है जिसके तरफ वीरेंद्र जी ने उठाया है कि बिहार में जो पलायन हो रहा है वो मज़दूरों का पलायन हो रहा है। मैंने मज़दूर के रूप में मज़दूरों की फैक्ट्री हम बना रहे हैं, तो ये दुखद है थोड़ा। बिहार में पलायन दोनों तरफ से हो रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं तो उनका पलायन विदेशों में हो रहा है या बड़े शहरों में हो रहा है जो नौकरी के लिए जा रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं जो कम आय वाले लोग हैं या उनको गरीब भी आप कह सकते हैं, वो जो है सो मज़दूर बन के जा रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके जो वेजेज हैं वो बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो पलायन जो है सो निश्चित रूप से संकट है, लेकिन अगर उसमें आप उनके वेजेज को ठीक कर दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाएं और उनके वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी हो, ठीक से रहें, तो फिर वो एक मुद्दा बनता है। देखिए, हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। देखिए, विकास का जो काम हुआ है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने 3 काम बिहार में किया जिसके लिए नीतीश कुमार को बराबर याद रखा जाएगा। हम कितना हो उनके विरोधी हो सकते हैं वो अलग की बात है। एक तो सड़क, दूसरा बिजली, और तीसरा शुरुआती दौर में लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इधर आकर इन पिछले 5 वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है।
तो ये दो चीज़ जो है ये जनता को सीधे प्रभावित करती है। जैसे मुजफ्फरपुर शहर को ही लें अगर हम, तो मुजफ्फरपुर शहर में कोई दिन नहीं है जब यहाँ गोलियाँ नहीं चल रही हैं, पहली बात। अभी आपने पटना में देखा कि पटना में दो संभ्रांत परिवार का लड़का खुलेआम गोली चला रहा था दिन में, और उसको पंकज दराज जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं वो पीछा कर रहे थे, और पीछा करने के बावजूद भी उसको पकड़ नहीं पाए, अंत में उद्भेदन हुआ है। तो उद्भेदन हो रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उद्भेदन, जैसे जो हम लोग लालू जी से जब कंपैरिजन करते हैं उसमें यही था कि उस समय उद्भेदन नहीं होता था, उस समय कहीं ना कहीं जो सत्ता प्रायोजित एक ये सब चल रहा था, जो विधि व्यवस्था की बात आ रही थी। लेकिन अभी लेकिन जनता का तो परसेप्शन है, तो अगर जनता के बीच में लगातार मैसेज बना रहेगा कि नहीं साहब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं बिहार में चल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये चुनाव वर्ष है, ये कुछ ऐसा इस तरह से इनको ज़रूर आगे बढ़ के आना चाहिए कि ये दोनों जो मामले हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी आपके पास आते हैं और यही जानना चाहेंगे कि परियोजनाएं हो रही हैं, विकास परियोजनाएं, लेकिन रोजगार युवाओं के बीच और युवाओं का पलायन ये अभी भी मुद्दा है और विपक्ष इसको खूब उछाल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, और जिसको आप पलायन बोलते हैं, मैंने पिछले बार भी पलायन शब्द पे एतराज़ किया था कि पलायन फाइनली आप अपने मूल क्षेत्र से कहीं माइग्रेट करते हैं तो वो एक माइग्रेशन हुआ। अगर आप अच्छे रोज़गार, अच्छी शिक्षा इसके लिए अपने मूल क्षेत्र से अन्यथा कहीं जाते हैं तो इसको पलायन नहीं कहेंगे। दूसरी बात, बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ से ऊपर है, तो 12 करोड़ लोगों को, और उसमें अधिकांशतः निरक्षर हैं, तो मूल चीज़ है कि पहले तो साक्षरता की दर बढ़ाएंगे, प्लस उतने उद्योग धंधे हों। कृषि हमारा है, हमारी कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी है और कृषि बहुत अच्छी खेती होती है बिहार में। तो रोज़गार के लिए भी जब से ये पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी एनडीए की सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से रोज़गार के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 100% रोज़गार को पाने का लक्ष्य रख सकते हैं, लेकिन 100% होना मुश्किल है। जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ भी बेरोजगारी की बातें होती हैं, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें होती हैं, वहाँ से भी लोग कहीं न कहीं जाते हैं। अब पंजाब सबसे विकसित राज्य है, मैंने पिछली बार भी बोला था कि पंजाब से भी लोग बाहर जाते हैं, तो पलायन नहीं करते हैं। उच्च शिक्षा, अच्छे रोज़गार, ज़्यादा बढ़िया किसी को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए अन्य क्षेत्रों में जाना, तो उसको पलायन नहीं कर सकते हैं। और बिहार में अगर हम सतत विकास करते रहेंगे तो हमारे यहाँ से जो मजदूर खासकर बाहर जाते हैं उनमें कमी आएगी। उसको 100% रोकना संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जनसंख्या के हिसाब से, आपके क्षेत्रफल के हिसाब से आप हर एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान नहीं कर सकते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं, और वो प्रयास निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों से हो रहा है। शिक्षा के लिए जो अच्छे शैक्षणिक संस्थान खुलने चाहिए वो खुल भी रहा है, ऐसा नहीं है। आप विकास तो एक सतत प्रक्रिया जो हो रही है। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एक एम्स पूरे देश में था, अभी बिहार में ही 3-3 एम्स हो जाएंगे, आगे भी होगा। मैनेजमेंट कॉलेजेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उद्योग धंधे थोड़े कम आए हैं, वो आएगा तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ कमेगा, और उसके लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जदयू के रामलला ठाकुर जी आपके पास कि रोज़गार तो मुद्दा बना हुआ है, और वो कुछ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और जितने भी जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं वो सभी इस चीज़ के लिए आपको एक बार तो ज़रूर ही टोकते हैं कि हमें रोज़गार के लिए और बहाली की समस्या तो है, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे युवाओं की समस्या कब सुलझेगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रीवियस आप डाटा देखिए रोज़गार का। अभी हमारे राजद के माननीय जो लीडर हैं वो जो शब्द का उन्होंने यूज़ किया है रोज़गार का, जो डिप्टी सीएम के पीरियड में, आप ये भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री सर्वोसर्वा होता है कि डिप्टी सीएम होता है? मुख्यमंत्री ना होता है। मुख्यमंत्री कोई डिसीजन को किया और डिप्टी सीएम अपने स्तर से उसको लेना चाहेगा,
ये कहाँ तक मान्य है? तो रोजगार तो उपलब्धि नीतीश कुमार जी का देन है। दूसरी चीज़ इन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि माई बहन योजना। सबसे पहली बात है कि राजद के जो माननीय लीडर हैं, जो सम्मानित लीडर है, उनके परिवार में माई बहन का कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है ये जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं। अब हम आ रहे हैं विकास के पहलू पर। विकास का जब से हमारी एनडीए सरकार आई है, सेंट्रल से बल्क में फंड आया है। अभी करेंट में जो हमारे मुख्यमंत्री का जो बिहार आगमन हुआ है, उस पीरियड का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। पटना में नए टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया उन्होंने 65,155 वर्ग फीट में फैला हुआ एरिया का, जिसकी लागत 1200 करोड़ है। बिहटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत करीब 542 करोड़ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 50वीं बार बिहार की यात्रा में आए हैं और मोदी जी की कई योजना शिलान्यास किए, जिसमें सड़क, रेलवे, ऊर्जा, शहर और विकास से जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद में 29,942 करोड़ का सुपर थर्मल पावर प्लांट का आधारशिला रखा, जिसमें 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगी। पटना और सासाराम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का नींव रखा, जिसका लागत 3712 करोड़ है, जो मध्य और पश्चिम हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ और बता रहे हैं, बक्सर और यूपी धारावली के बीच गंगा नदी पर बनने वाली 3.2 किलोमीटर वाले लाइन का शिलान्यास किए, जिसकी लागत 368 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार के लिए खास प्रावधान किए गए, जिसमें मखाना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना बोर्ड का स्थापना की गई। माननीय प्रधानमंत्री पूर्व अप्रैल महीने में यात्रा बिहार में किए थे और मधुबनी जिले में 13,480 करोड़ और गोपालगंज में आजीविका के क्षेत्र में 930 करोड़ दिए थे। इस तरह से जोड़ा जाए तो पूर्व यानी अप्रैल में 23,010 करोड़ और अभी का आगमन में 48,500 करोड़, या विकास का जीता जागता सबूत है, जो हर सेक्टर, हर क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप में विकास हो रहा। और विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा, नजर में नहीं आ रहा कि विकास किसको लेकिन एक चीज तो नजर में आ रहा है कि अपराध कम नहीं हो पा रहा है। अपराध का जहां तक बात है तो कुछ तरह का सेक्टर अलग अलग अपराध का रीजन है। इसमें ये नहीं कहा जाएगा जमीन से रिलेटेड, क्योंकि आम बिहार के जो ज़मीन है डे बाई डे ग्रेजुअली उसका वैल्यूएशन इंक्रीज करता गया है, और उसमें ज़मीन के कुछ माफिया तत्व हैं जो अपना वर्चस्व लेकर के कुछ करते हैं। लेकिन प्रशासन हर एंगल से जो पहले का जो सत्ता था, उसमें क्या होता था कि सत्ता पोषित क्रिमिनल बदमाश होते थे। अभी का समय में क्या है कि अरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1200 करोड़ का पॉपुलेशन बिहार का है, तो ये तो एक्सेप्शनल एक आध केस ऐसा आपको मिले पूर्ण रूपेण, लेकिन आप पहले से आप देखिएगा कि बहुत अमन चैन है। और जहाँ तक कि प्रशासन का लेवल का बात है, तो हर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या बैड एलिमेंट्स है या किसी भी तरह के गतिविधि में संलिप्त है, तो उसको मुकम्मल तौर से उसका कानूनी संगत इलाज किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। राजद के इंजीनियर शिवनंदन शाह जी, आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि विकास कार्य चल रहे हैं, सतत प्रयास इसका चल रहा है और जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पे काबू कर लिया जाएगा। जनसंख्या को बता रहे हैं कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल करना मुश्किल है, क्या कहें? सबसे पहले तो हमारे जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक अरुण बाबू, उन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन हो रहा है, तो माइग्रेशन स्वाभाविक है, बात भी सही है बिल्कुल। हम इतनी बड़ी आबादी में रहते हैं तो कोई कहीं अपने रोजगार के लिए जाते हैं। दोनों में अंतर है। एक विदेश जाते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने रोजगार के लिए, तो वो अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए जाते हैं, अधिक फैसिलिटेट होने के लिए जाते हैं, अधिक एजुकेट होने के लिए जाते हैं। तो वो उनका जो लिविंग स्टाइल है, वो लिविंग स्टाइल, और यहाँ पर जो मजदूर जाते हैं, यहाँ पर उनको रोजी रोटी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। आखिरी सांसें हम कैसे जिएंगे, अगले शाम का चूल्हा हमको कैसे जलेगा, ये सोचने पर मजबूर होकर करके ये बिहार से छोड़ करके बाहर जाते हैं। तो दोनों में फर्स्ट डिफरेंस है। तो ये
माइग्रेशन, इसको हम बिहार के लेवल की बात करते हैं, ये तो शेमफुल है। अभी आप देखते हैं महाराष्ट्र में लोग कितने प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मजदूर प्रताड़ित नहीं हो रहा है, पूरा बिहार प्रताड़ित हो रहा है, पूरा बिहार शर्मनाक हो रहा है। और अभी जो कह रहे थे ये कि उन दिनों का क्राइम का ग्राफ देखिए, और उद्भेदन की बात आ रही थी, उस समय मोबाइल नहीं था, आईटी सेक्टर बहुत उतना डेवलप नहीं था, और उस समय जो क्राइम होता था लालू जी को तो थोपा जाता था। उस समय कौन क्रिमिनल हुआ था? सूरजभान सिंह हुआ करते थे, विनोद दुबे, ये चंपारण वाले थे, हाँ वो सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, कौन कौन ये सब थे, और बदनाम किया जाता था लालू यादव को कि लालू यादव जो प्रायोजित बात कर रहे हैं कि प्रायोजित होता था, ऐसी बात नहीं थी। वो तो लालू यादव थोड़ा सा इस तरह के आदमी थे स्वभाव के, बर्दाश्त करते जाते थे, और उनके आड़ में हो सकता है कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। लेकिन उस समय विपक्षी कौन था? लालू यादव को क्यों नहीं आप क्लेम करते थे कि आपके द्वारा हो रहा है? जांच करवाते, बहुत से भारत सरकार की एजेंसियां थी तो उसको जांच करवाना चाहिए था, लेकिन आप चुप क्यों थे? चूंकि आपके ही लोग क्रिमिनल थे ज़्यादा, विपक्षी के दलों के ही लोग ज़्यादा क्रिमिनल थे, और बदनाम जंगल राज कर करके लालू यादव को किया जा रहा था। तो इस तरह की बात को हम लोग थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और समाज है, समय है, इतनी बड़ी आबादी है, सही बोला इन्होंने कि क्राइम तो कुछ न कुछ घटना है, लेकिन एक देखना पड़ेगा कि क्राइम किस स्तर से क्यों हो रहा है। किसी की नेग्लिजेंसी तो नहीं है ज़्यादा इसमें। एक बार जनसुराज के वीरेंद्र राय जी से स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे रामलला ठाकुर जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विकास के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आकर के लगातार बिहार पे नज़र बनाए हुए हैं, क्या लगता है कि स्थिति सुधरेगी? प्रधानमंत्री 4 साल पहले भी आए थे चंपारण में, तो उन्होंने कहा था कि चंपारण के चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। क्या वो भूल गए इन वादों को? 28 चीनी मिल सरकारी है बिहार में, और भाजपा के हमारे नेता ने कहा कि रोजगार की संभावना कृषि क्षेत्र में, तो बिहार में आज भी कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। लेकिन ये 35 साल में और इन लोगों के 15-20 साल में कितना कृषि आधारित उद्योग बैठा बिहार में? रुई का कारखाना बैठा, कि सुई का कारखाना बैठा, कि चीनी मिलें खुली, कि सॉस का उद्योग खुला, किस चीज़ का उद्योग खुला ये बताना चाहिए इन लोगों को ना खुल के। और मोदी जी ने कहा था कि हम विकास का काम करके यहाँ का चाय पी के जाएंगे, चंपारण के चीनी का। वो भूल गए इन चीज़ों को। एक भी चीनी मिल 4 साल में खुल सका क्या? नहीं खुला। विकास का काम कहते हैं ये लोग। एक तरफ विकास का काम होता है, मेन सड़कें बन गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनी है, लेकिन गाँव की जो इस सड़कें हैं वही आज जर्जर स्थिति में है। और सबसे ज़्यादा विकास यदि बिहार में हुआ तो सबसे ज़्यादा पुल भी गिरा है, स्कूल भी गिरा है, सड़कें भी टूटी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। 36%, 35% कमीशन काटा जाता है सड़कों में, और सड़कें बनती है साल भर में 6 महीना में टूट जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रतिक्रिया ले लेते हैं जदयू के रामलला ठाकुर जी आपसे कि क्या कहना चाहेंगे दोनों विपक्षियों के बारे में? देखिए, विपक्षी तो अभी वो बहुत झल्लाहट में है कि ये सत्ता से अभी विहीन है, और लंबे अरसे तक उनको अभी विपक्ष का जो है सो रोल अदा करना पड़ रहा है। अब 2005 से 2020 आप ये 25 अभी 24-25 चल रहा है। हमारे यू कांट इमेजिन, सोचने वाली बात है कि इनके झल्लाहट अपने आप में बहुत सारे दुर्गंध को पैदा करता। अब इस तरह की आलोचना और टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन इनको अगर विकास के चश्मा से अगर देखेंगे तभी तो विकास नज़र आएगा। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टेट जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन जो ग्रेजुअली डे बाय डे बल्क में इंक्रीज करता जा रहा है, और सारे लोगों को रोजगार चाहिए, और वो में रोजगार में क्या गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, अभी तो प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे योजना जो वोकल इंडिया ये कर करके जो योजना सब है, हाँ वोकल माने जो पूरा ये सिस्टम क्रिएट करता है, तो सेल्फ ओरिएंटेड आप व्यवसाय कर सकते हो, उससे उपार्जन कर सकते हैं। हर व्यक्ति को रोजगार दे, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, यह किसी भी सरकार की बूते से बाहर की चीज़ है। भाजपा के अमिताभ जी से भी इस हाँ, प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या कहेंगे विपक्षियों का जो है कि सारे वादे नहीं पूरे हो रहे, उनका कहना है। नहीं तो सारे वादे पूरे होने से उनका क्या मतलब है? जैसे उनका कहना है चीनी मिल नहीं खुले हैं,
लघु लघु उद्योग जो है, सॉस के जो कारखाने हैं वो सब नहीं खुले हैं इस लेवल पे। उस दिशा में बहुत सारा कारखाना अब ऐसा है कि 30 साल लालू जी के समय में सारा बंद हुआ, उससे इन लोगों को कोई बहस नहीं है। पहले ये तो बताएं कि ये सारे कारखाने उनके समय में बंद क्यों हुए। वो सड़कों की बात करते हैं, पहले लोग गड्ढों में सड़क खोजते थे। गंगा नदी पे पूरे इतने 60-70 सालों में 2 पुल था। अभी 2026-27 ख़त्म होते होते 1 दर्जन से ऊपर पुल होगा। ये विकास इनको नज़र नहीं आता है। अब वो कुछ चीनी मिल इतना जर्जर हो गया है कि पुनः उसको खोल, अब जैसे मोतीपुर चीनी मिल है, वहाँ पे उद्योग का धंधे बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे इथेनॉल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और अन्य जो क्लस्टर हैं वो आपको बेला में लेदर फैक्ट्रीज़ और बहुत सारा, बेला जाइए घूमिए, बहुत सारा मिलेगा। तो हर एक चीनी मिल चालू नहीं किया गया, या तो चीनी मिल चालू करने लायक ही नहीं है, तो वहाँ जो भी होगा नए तरीके से होगा। इतने ग्रीनफील्ड सड़कें बन रही है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, 3-3 एम्स बन गए, तो ये इन्हें दिखाई नहीं देता है। और अब अगर हम कुछ कमी है, चूँकि टारगेट तो हम ऊंचा ही रखेंगे ना, टारगेट हम बड़ा रखेंगे और उस तक पहुंचना हमारा काम है। हम टारगेट निश्चित उस बड़ा रखेंगे। अब टारगेट के थोड़ा नीचे हैं, टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे तो उसको ये कहेंगे कि हम असफल हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह आपसे, कि क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो लगातार विजिट कर रहे हैं, और इससे बिहार को होपफुल होना चाहिए कि बदलाव होगा, रोजगार भी धीरे धीरे क्रिएट। नहीं, देखो, लोकतंत्र है तो प्रधानमंत्री को आना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूँगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर ये सोचना चाहिए कि बिहार के लिए आखिर होना क्या चाहिए। मेरे समझ में देखिए, बिहार में कोल्ड स्टोरेज की भयानक कमी है, और बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की भी कमी है। अभी मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई है, लीची का पहले से चल रहा है। इस तरह से अलग अलग जो बिहार के क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग ढंग के चीज़ों के उत्पादन की बात होती है, तो उनको कैसे उत्पादित किया जाए और फिर उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए। जैसे आलू की खेती हो जाती है, लेकिन आलू रखने का कोई जगह नहीं है, और जगह जहाँ है भी वो इतना महंगा हो जाता है कि किसान उसमें परेशान हो जाता है, और जब फिर वो आलू निकाल के जब बेचना चाहता है तो उसको पूरा दाम नहीं मिलता है। तो सरकार इतना खर्च कर रही है, लेकिन एक ब्लॉक में अगर एक कोल्ड स्टोरेज का वो निर्माण करा देती तो वहाँ के उस ब्लॉक के किसानों की समस्याओं का बहुत दूर तक समाधान हो जाता और वो कर सकते थे। तो इस तरह से एक समग्र रूप से बिहार के लिए, चूँकि बिहार के गाँव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हम कहेंगे, इसलिए कि गांव में लोगों की ज़मीनें बिक रही हैं। हाँ, ठीक है, वहाँ लोगों को पैसे भी आए हैं ताकि वो ज़मीन जो बिक रहे हैं उसको कोई बाहर का आदमी नहीं खरीद रहा है। ज़्यादातर लोग जो गांव गंवई के ही लोग खरीद रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन खरीद रहे हैं? जो बाहर चले गए हैं, वो पैसा बचा के ला के यहाँ पर खरीद रहे हैं। लेकिन जो गांव में लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इसीलिए गांव से नौजवान, बिहार से गांव में नौजवान नहीं है, और किसी भी राज्य में बिल्कुल नौजवानों का समाप्त हो जाना, नहीं रहना, ये उसके विकास में बाधक बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी जो आपने जो ये तमाम बातें सुनी, सबकी प्रतिक्रिया सुनी, उससे एक बात तो साफ है कि नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट दिख रहा है, हो भी रहा है, लेकिन ग्रास रूट लेवल, खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ पे गांव की संख्या ज़्यादा है, ग्रामीण और कृषि पर आधारित जनसंख्या ज़्यादा है, उस जगह पे डेवलपमेंट अभी भी कमी है, और इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो और ज़्यादा सशक्त हो सकें। इस चर्चा को अब देते हैं यहीं पर विराम, और हमारे जो मेहमान हैं उनको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह की परिचर्चाएं हम और भी आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।